वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास में केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और उसके एक्सरसाइज में कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। इन कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए हम इस लेक्चर का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। Why HF is a liquid while HCl is a gas? आपसे सवाल पूछा गया है कि HF लिक्विड क्यों है और HCl गैस क्यों है। स्टूडेंट्स देखें, फिजिकल स्टेट जो है किसी भी सब्सटेंस की वो डिपेंड करती है कि उस सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है। किसी मॉलिक्यूल में जितनी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो एग्जिस्ट करेगा सॉलिड फॉर्म में, और जब किसी मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो वो या तो वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है कि HF लिक्विड क्यों है और HCl गैस क्यों है, यहाँ पे भी मेन जो फैक्टर है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ही है। स्टूडेंट्स याद रखें कि HF लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है ये दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। इसमें HF में जो फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, लेकिन इसके बरक्स जब हम HCl की बात करते हैं तो HCl एक गैस है। ये गैस क्यों है? क्योंकि HCl के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हैं, और उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो याद रखें कि जब मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी तो मॉलिक्यूल की फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड्स होगी, और जब मॉलिक्यूल में वीक फोर्सेस होंगी, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, उसकी फिजिकल स्टेट गैसियस होगी। इसी वजह से HF जो है ये लिक्विड है और HCl जो है ये गैस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली नॉट सॉल्युबल इन वाटर? कोवेलेंट कंपाउंड आमतौर पे पानी में हल क्यों नहीं होते? स्टूडेंट्स याद रखें, आपको सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल अपने जहन में लाना होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। यानी कि जो एक जैसे सब्सटेंसेस होते हैं वो एक जैसी नेचर वाले सॉल्वेंट्स में ही हल होते हैं। मतलब पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। आपसे सवाल पूछा गया है कि कोवेलेंट कंपाउंड पानी में हल क्यों नहीं होते। तो कोवेलेंट कंपाउंड आमतौर पे नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब ये नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, इनकी जो नेचर है ये मैच नहीं कर रही। जब इनकी नेचर मैच नहीं कर रही, सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं कर रहे, तो ये एक दूसरे में डिसॉल्व भी नहीं होंगे। तो वही आपने जवाब लिखा है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये किताब से वाई के बाद से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर मोस्टली नॉन पोलर व्हाइल वाटर इज पोलर। यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादातर नॉन पोलर हैं और पानी पोलर है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हाउ डू मेटल कंडक्ट हीट? मेटल जो हैं इनमें से हरारत किस तरह से गुजरती है? स्टूडेंट्स दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेटल्स में से हीट गुजरती है। पहला फैक्टर ये है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कोई भी मेटल एटम्स ले लो, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की माइग्रेशन होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है ना, वो एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, आप एक लोहे का टुकड़ा ले लो, ठीक है। लोहे का टुकड़ा ले लो, उस लोहे के टुकड़े को ना इस एंड से हीट करो। जब इस एंड से हीट करोगे ना तो इसमें मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना उनको मिलेगी एनर्जी। जब उनको एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी के मिलने की वजह से ये एनर्जी इस एंड से इस एंड तक ट्रांसफर कर देंगे। जब एनर्जी पहले एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाएगी तो ये मेटल का पीस यहां से आपको हॉट फील हो रहा था तो इस एंड से भी हॉट ही फील होगा। तो आपसे पूछा गया है कि मेटल जो है ये किस तरह से हीट कंडक्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या बताया? पहला फैक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन मेक्स मेटल अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है ना, मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इस वजह से मेटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर,
मोर ओवर व्हेन वन पार्ट ऑफ द मेटल इज हीटेड, जब एक हिस्सा जो है मेटल को उसे आप हीट करोगे, द फ्री इलेक्ट्रॉन गेन काइनेटिक एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रॉन को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू अदर पार्ट्स ऑफ मेटल, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये दूसरे जो मेटल के हिस्से हैं उन तक मुंतकिल होगी कोलिजन्स के थ्रू, और जो आपको दूसरा हिस्सा है वो भी हॉट फील होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। हाउ मैनी ऑक्साइड्स डज नाइट्रोजन फॉर्म, वैसे तो नाइट्रोजन बहुत से ऑक्साइड बना सकता है, लेकिन अगर हम स्टेबल ऑक्साइड की बात करें ना तो नाइट्रोजन 5 स्टेबल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछी गई है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स, ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनके फॉर्मूला लिखें। तो स्टूडेंट सबसे पहला फॉर्मूला है N2O, नाइट्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1 है, तो 2 नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन हो तो आप इसे बोलते हो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है NO, जब एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो जब एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है तो ये बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है N2O3, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है 3 ऑक्सीजन है तो आप इसे बोलोगे डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसी तरह चौथा आपके पास फॉर्मूला है NO2, एक नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन है तो आप बोलोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी तरह आपके पास फॉर्मूला है N2O5, 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन, आप इसे बोलोगे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये आपके पास जो है बनते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। व्हाट विल हैपन इफ NaBr इज ट्रीटेड विद AgNO3 इन वाटर, यानी कि क्या होगा जब सोडियम ब्रोमाइड को ट्रीट करवाओगे किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है। कहाँ, वाटर में, एक्वस फॉर्म में, यानी कि आपने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ब्रोमाइड को एक्वस फॉर्म में जो है एक दूसरे के साथ ट्रीट करवाना है, रिएक्ट करवाना है, तो बनेगा क्या। तो देखें, जब ये आपके पास एक्वस फॉर्म में सिल्वर नाइट्रेट होगा और सोडियम ब्रोमाइड होगा तो ये आपके पास आयंस बने हुए होंगे, सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन के ऊपर जो ब्रोमाइड बना हुआ उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, पहला जो आपके पास AgNO3 है इसका पॉजिटिव पार्ट NaBr के नेगेटिव पार्ट के साथ मिलेगा और ये बना देगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसी तरह NaNO3 के साथ मिलेगा, ये बना देगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। अब ये जो AgBr है ये सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा और NaNO3 एक्वस फॉर्म में ही मिलेगा, यानी कि आप ये कहोगे कि जब AgNO3 और NaBr को ट्रीट करवाते हैं तो हमें मिलते हैं प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। और प्रेसिपिटेट किसके मिलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड के, और NaNO3 सोल्यूशन में ही रहता है, ये इनसॉल्युबल होता है, इस वजह से इसके हमें प्रेसिपिटेट्स मिल जाते हैं, और ये सॉल्युबल होता है इसलिए ये सोल्यूशन में ही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। Why does iodine exist as a solid while chlorine exist as a gas? आयोडीन जो है ये सॉलिड की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन गैस की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा फिजिकल स्टेट की बात आपको बताऊं, फिजिकल स्टेट्स डिपेंड करती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे। अगर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो वो मॉलिक्यूल जो है वो या तो सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अगर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब आपसे सवाल ये पूछा गया है, दोनों हैलोजेंस हैं, आयोडीन भी और आपके पास जो है क्लोरीन, दोनों के दोनों हैलोजेंस हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। पूछा ये गया है कि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन जो है ये गैसियस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स याद रखें, हम हैलोजेंस की बात करें ना तो हमारे पास होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और उसके बाद आता है एस्टाडीन, ठीक है। ये क्लोरीन है और ये आयोडीन है, इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं ना तो एटम का साइज बढ़ता है, सही है, एटम का साइज बढ़ता है, ठीक है। एटम का साइज बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो भी बढ़ती है, सही है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। अगर हम क्लोरीन के एटम के एटॉमिक नंबर की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है 17, आयोडीन का एटॉमिक नंबर है 53। तो जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की तादाद उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो उतने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी
तो जो आयोडीन है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड बिकॉज आयोडीन मॉलिक्यूल आर लार्जर। आयोडीन के मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होता है एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है, लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल, जिस वजह से इसके मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग आ जाती हैं। वाई क्लोरीन एग्जिस्ट एज अ गैस, क्लोरीन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बिकॉज क्लोरीन मॉलिक्यूल आर स्मॉलर इन साइज, क्योंकि क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो क्या है, स्मॉल, एंड हैज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल में वीक हैं। ठीक है, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्लोरीन के मॉलिक्यूल में वीक हैं तो क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैसियस फॉर्म में, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आयोडीन के मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग हैं तो आयोडीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।